तो आज भाई ओजी ब्लड लाइन को अपना 5वां मेंबर मिल चुका है सर्वाइवर सीरीज के लिए। उसके अलावा पॉल हेमन का रिटर्न हो चुका है, वो अपने साथ एक बंदे को भी लेकर आया है और वो सेथ रॉलिंस नहीं है भाई। तो भाई ब्लड लाइन का पूरा सेगमेंट जो है मैंने एक अलग वीडियो में डिटेल में कवर किया। अगर तुम्हें ब्लड लाइन वाले सेगमेंट्स की अच्छे से जानकारी चाहिए तो तुम जाकर वो वीडियोस देख सकते हो। इस वीडियो में हम जो है सिर्फ स्मैकडाउन के ओवरऑल के बारे में बात करने वाले हैं। रोमन रेंस और ब्लड लाइन की भी थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे। तो इन सब चीजों के बारे में अच्छे से डिटेल में बात करते हैं इस वीडियो में। तो स्मैकडाउन की शुरुआत होती है बैड ब्लड लाइन या न्यू ब्लड लाइन, जो उनके साथ ब्रॉन्सन ब्रीड वो भी आते हैं। हमेशा तैयार रहता हूं, लेकिन अगर कोई तैयार नहीं रहता है तो वो है रोमन रेंस। जैसे कि वो हमेशा ही करता है, वो आज भी यहाँ पर नहीं आया फिलहाल, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएगा। तो मैं उसे एक आखिरी मौका देना चाहता हूं अपने आप को सरेंडर करने का, मेरे आगे झुकने का, उसके बाद एक्नॉलेज करने का। और अगर एक बार वो झुक गया तो तुम सब भी मुझे एक्नॉलेज करोगे। तो इस तरीके से आज के मेन इवेंट के लिए रोमन रेंस को कॉल आउट करके यहाँ से सोलो सिकोआ चला जाता है। और इसके बाद शो के ऊपर बियांका ब्लेयर आती है, क्योंकि शो का पहला मैच होता है एक फर्स्ट राउंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट का, जिसमें बियांका ब्लेयर वर्सेस चेल्सी ग्रीन वर्सेस ब्लेयर डेवेनपोर्ट का मैच होता है। और मैच की घंटी बजते ही भाई रोल अप चीजें स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर रोल अप करने लगते हैं, पिंस करने लगते हैं, लेकिन किक आउट होते हैं। और फिर उसके बाद भाई ये मैच काफी बेहतरीन चलता है भाई। सच में चेल्सी ग्रीन को लड़ता हुआ देखकर, चेल्सी ग्रीन के भाई हर एक एक्शन मूव देखकर भाई मजा आता है। चेल्सी ग्रीन पूरी हिम्मत करती है इस मैच में जीतने की, मतलब कि भाई बहुत ही एंटरटेनिंग मैच होता है। यहाँ पर बियांका ब्लेयर भी अपना मोमेंटम हासिल करती हैं और एंड में यहाँ पर चेल्सी ग्रीन डेवेनपोर्ट को टॉप रोप से एक सुपर प्लेक्स हिट करती है। उसके बाद बियांका ब्लेयर डेवेनपोर्ट के ऊपर एक स्प्लैश हिट करती है, पिन करती है, लेकिन चेल्सी ग्रीन आकर बियांका ब्लेयर को बाहर फेंक देती है और खुद पिन करते हैं। उसके बाद बियांका ब्लेयर चेल्सी ग्रीन को खींच लेती है और उसे रिंग साइड पर बैरिकेड में फेंक कर रिंग के अंदर जाती है, पिन करती है 1-2, लेकिन किक आउट हो जाता है क्योंकि इतना टाइम थोड़ा ना लगता है भाई। तो उसके बाद स्क्रीन के ऊपर एक चीज दिखती है बियांका ब्लेयर को और पता चलता है कि भाई जेड गार्गिल को कोई धोखे चला गया कार के शीशे के ऊपर फेंक के। तो भाई किसी को नहीं पता किसने अटैक किया। बियांका ब्लेयर सोच में पड़ जाती है कि मैच संभाले या अपने दोस्त को संभालने जाए, तो वो दोस्त को चुनती है और बैक स्टेज में चली जाती है जेड गार्गिल के लिए। और रिंग के अंदर भाई पूरा अरीना फायर्ड अप हो जाता है। गो चेल्सी के नारे लगते हैं। चेल्सी ग्रीन रिंग के अंदर आती है, पिन करती है, लेकिन डेवेनपोर्ट रिवर्स पिन कर देती है। उसके बाद उठकर एक सुपर किक बजाती है और अपना फिनिशर हिट करने के लिए फायरमैन कैरी में उठाती है, लेकिन चेल्सी ग्रीन पलटवार करती है, अपना फिनिशर हिट करती है, पिन होता है 1-2-3 और चेल्सी ग्रीन जीत जाती है भाई इस मैच को और आगे चले जाती है इस टूर्नामेंट में। और ये भाई इतिहास का सबसे इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए भाई, सच बता रहा हूं। अगर चेल्सी ग्रीन भाई चैंपियन बन गई भाई तो वो भाई इतिहास का सबसे इमोशनल मोमेंट होगा। और भाई इस टूर्नामेंट में मैं चेल्सी ग्रीन के साथ हूं भाई, वो जीतनी चाहिए, वो बननी चाहिए यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। तो देखते हैं फ्यूचर में इस टूर्नामेंट में क्या होता है। वेल बियांका ब्लेयर बैक स्टेज में गई थी तो भाई जेड गार्गिल को एम्बुलेंस में बिठा दिया जाता है। वहां पर बेली और नायोमी आती हैं और बियांका ब्लेयर उनसे कहते हैं कि देखो ये मेरी दोस्त है, मेरी पार्टनर है, मैं संभाल लूंगी तुम्हें, यहाँ पर ऐसे ये सब रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। और भाई बेली और नायोमी ढूंढ रहे होते हैं कि भाई किसने अटैक किया, यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा। फिर उसके बाद नायोमी और बेली रिंग के अंदर जाते हैं। उनका मैच होता है एक टैग टीम मैच अगेंस्ट ट्रिफनी स्टैटन एंड कैंडिस लरे। और भाई रिंग सेट पर जाकर वो नाया जैक्स का भी फायदा उठाती है, लेकिन ट्रिफनी स्टैटन और कैंडिस लरे की मैच ही में भाई बिल्कुल नहीं बनती है, जिस वजह से मोमेंटम सारा नायोमी और बेली के हाथ में आ जाता है। लेकिन नाया जैक्स जो है वो नायोमी के ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से ये मैच डिस्क्वालीफाई हो जाता है और खत्म कर दिया जाता है। यहीं पर ये मैच रद्द हो जाता है और उसके बाद धोने लगते हैं नायोमी और बेली को, ट्रिफनी स्टैटन, नाया जैक्स वगैरह। तो यहाँ पर इयो स्काई आ जाती है भाई बचाने के लिए मंडे नाइट रॉ से बेली और नायोमी को भाई। तो यहाँ पर इयो स्काई नाया जैक्स से तो बचा लेती है भाई इनको, लेकिन खुद को नहीं बचा पाती है क्योंकि पीछे से मंडे नाइट रॉ से इनके पीछे पीछे रखेल और लिव भी आ जाते हैं और वो धोने लगते हैं इन सबको। तभी होता है दिस इज माय ब्रूटैलिटी और यहाँ पर आ जाती है किंडो स्टिक लेके रिया रिफली और आकर धोने लगती है रिंग के अंदर सभी को भाई। लिव मॉर्गन, रखेल रॉड्रिगेज उनको मार मार के पीट पीट के यहाँ से भगा देती है। इयो स्काई को उठाती है, बेली को उठाती है और यहाँ पर वॉर गेम का हाई पे चीजें देखने को मिलती है, लेकिन बेली दूर रहती है भाई। वेल तो यहाँ पर एक चीज के ऊपर बात करने की आवश्यकता है, वो ये कि भाई जेड गार्गिल इंजर्ड हो चुकी हैं, तो हो सकता है कि वो वॉर गेम्स में कंप्लीट ना कर पाए। तो हो सकता है इयो स्काई और बेली का रीयूनियन करवाने के लिए बेली को वॉर गेम में डाल दिया जाए, क्योंकि भाई डैमेज कंट्रोल की स्टोरी ऐसे ही चलती है और बेली का भाई डैमेज कंट्रोल के बाद कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। तो हाँ भाई बेली को जो है वापस डैमेज कंट्रोल ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल के टाइम पर डैमेज कंट्रोल भी भाई फेस ही है और बेली भी फेस है, लेकिन डकोटा काय और कायरी सेन का कुछ नहीं कह सकते। तो हो सकता है कि वो लोग बिट्रेल कर दे इयो स्काई और बेली को, अगर सब कुछ रीयूनाइट
नाइट हो जाता है। तो देखते हैं भाई क्या होता है इन फ्यूचर में डैमेज कंट्रोल में। वेल इसके बाद शो के ऊपर आते हैं LA नाइट ट्रिंग और उनका मैच होता है अगेंस्ट सैंटोस एस्कोबार फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए, मेंस यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। भाई अब ऐसा बोलना पड़ेगा। लेकिन जब रेफरी जो है बेल्ट को हवा में लटका रहा होता है तो यहाँ पर अचानक से अंधेरा हो जाता है मैच स्टार्ट होने से पहले ही, और स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं शिंसुके नाकामुरा और वो कहने लगते हैं LA नाइट मैं तुम्हें देख रहा हूँ और मैं सीख रहा हूँ, तुम अपने आप को बेहतर बना रहे हो लेकिन तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम हमसे बेहतर नहीं बन सकते। लोग तुम्हारे नारे लगाते हैं, तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, तुम्हारे पास एक ऑरा है, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा सब खत्म हो जाएगा, ये लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे, ये एक डर है और डर को जस्टिस चाहिए और ये सब तो बस शुरुआत है। लेकिन तभी भाई क्लिप तो बंद हो जाती है क्योंकि सैंटोस एस्कोबार LA नाइट के ऊपर अटैक कर देता है। मैच स्टार्ट हो जाता है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिलता है। LA नाइट एंड में टॉप रोप से अपना एल्बो ड्रॉप हिट करने के लिए चढ़ते हैं तो यहाँ पर नाकामुरा एंट्रेंस गेट पर आकर खड़ा हो जाता है और उसका फायदा उठाकर सैंटोस एस्कोबार टॉप रोप से एक मूल सॉल्ट हिट करता है, पिन नहीं करता है। यही सबसे बड़ी गलती करता है क्योंकि उसके बाद LA नाइट एक ऐसा पलटवार करके BFT बजाते हैं कि भाई उसका सर जो है धड़ से अलग हो जाता है और पिन होता है 1 2 3 और LA नाइट अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। लेकिन तभी शिंसुके नाकामुरा आकर अटैक कर देता है LA नाइट के ऊपर, उसे पॉड्स में फेंक कर मारता है और पॉड में अटका कर ही एक खिंसासा बजा देता है और उसके बाद अपना डेंजर लुक दिखाता है। भाई तो भाई ये कौन सी डार्क होल डायरी पढ़ के आया भाई शिंसुके नाकामुरा। भाई सच में व्हाइट सिक से कुछ न कुछ ये लेके आया भाई, व्हाइट सिक के साथ बैठकर पूजा करके आया भाई, सच बता रहा हूँ क्योंकि वही सब चीजें कर रहा है, उसी तरीके से क्लिप्स दिखा रहा है, इसी तरीके से डरा रहा है, लुक भी भाई काफी डेंजरस है। तो भाई इन फ्यूचर में क्या होता है वो काफी मजा आने वाला है। शिंसुके नाकामुरा कैरेक्टर भाई बहुत ही बढ़िया होने वाला है, देखते हैं फ्यूचर में इसका क्या होगा। तो भाई जो भी लोग ये कहते हैं कि भाई LA नाइट ने कोई बेहतरीन फ्यूड नहीं दी है अपने चैंपियन बनने के बाद, तो भाई एक बेहतरीन फ्यूड देने के लिए एक बेहतरीन विलन की भी जरूरत होती है और वो भाई यहाँ पर शिंसुके नाकामुरा निकल के आया है। तो भाई ये काफी एपिक चीजें होने वाली है, शिंसुके नाकामुरा वर्सेस LA नाइट, इट्स अ बैंगर भाई। ये चीजें भाई काफी बेहतरीन होने वाली है तो इसके ऊपर पूरा फोकस है और मैं भाई काफी इंटरेस्टेड हूँ इस चीज में। इन फ्यूचर में LA नाइट वर्सेस शिंसुके नाकामुरा का क्या चलता है और क्या शिंसुके नाकामुरा चैंपियन भी बन सकते हैं भाई। ऑफ कोर्स नॉट, वो बनने चाहिए चैंपियन जहां तक मुझे लगता है। वेल इसके बाद फेस टू फेस होने वाला है केविन ओस और कोडी रोड्स का। तो बैक स्टेज में निक ऑल्ड्रिच जो है नाया जैक्स से पूछ रहे होते कि क्या तुमने अटैक किया है जेड कारगिल के ऊपर। तो नाया जैक्स कहते कि अरे मैं क्यों करूंगी, वैसे मैं तो उसे उस पिंजरे में तोड़ना चाहती हूँ, तो मैं क्यों चाहूंगी कि वो पिंजरे में ना पहुंचे। तो भाई अभी तक पता नहीं चला कि जेड कारगिल के ऊपर किसने अटैक किया, वो शायद एक शॉकिंग फैक्टर हो सकता है वॉर गेम्स के लिए। तो उसके बारे में हम वॉर गेम की प्रेडिक्शन वीडियो में बात करेंगे। वेल यहाँ पर निक ऑल्ड्रिच को कोडी रोड्स दिख जाते हैं जाते हुए रिंग की तरफ, तो निक ऑल्ड्रिच भाग कर जाते हैं, कोडी तुम कहाँ जा रहे हो। तो कोडी कहते हैं कि भाई अभी तो एडवर्टाइज करवाया तूने कि हमारा फेस टू फेस होने वाला, तो उसी के लिए जा रहा हूँ। तो निक ऑल्ड्रिच कहते हैं कि देख केविन को कहीं नहीं देखा गया, तो वो शायद नहीं है यहाँ पर और पता नहीं वो कहाँ है। कोडी रोड्स कहते हैं कि देख भाई वो ये अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं करेगा, तो वो आएगा समझ, मैं जा रहा हूँ सिर्फ कॉल आउट करने के लिए। तो कोडी रोड्स भाई अपनी एंट्रेंस करते हैं, रिंग के अंदर जाते हैं, पूरे एटीट्यूड में चिल्ला चिल्ला के कहते हैं ओए केविन कहाँ है, जल्दी बाहर निकल, देख मैं रिंग के अंदर तेरा इंतजार कर रहा हूँ, यही तो चाहिए था ना तुझे, देख मैं खड़ा हूँ अकेला, यहाँ पर कोई नहीं आएगा, रैंडी नहीं है, कोई नहीं है, हम दोनों है सिर्फ, आजा बाहर। तो भाई काफी चिल्लाने विलाने के बाद केविन ओवेंस फाइनली आ जाते हैं। केविन ओवेंस जो है वो ऑडियंस के बीच से आते हैं और वो कहते हैं कि देख कोडी मैं आ चुका हूँ और पूरा सूट बूट में सज धज के आया हूँ, मुझे लगता है कि तू फाइट के लिए रेडी है, लेकिन देख मैं अच्छे से आया हूँ तुझसे बात करने के लिए, तैयार हो के अच्छे से। कोडी रोड्स कहते हैं कि बाबा तू फिर वहां क्यों खड़ा है, यहाँ रिंग के अंदर आ, फेस टू फेस होना है, ये रिंग के अंदर होता है फेस टू फेस, वहां क्यों खड़ा है। तो केविन ओवेंस कहते हैं कि देख मैं जानता हूँ अगर मैं वहां पर आऊंगा तो तू लड़ने लगेगा और मेरा कोई मूड नहीं है फिलहाल लड़ने का, और क्या फर्क पड़ता है, अगर तुझे आना है तो तू आ जाना यहाँ पर। तो भाई कोडी रोड्स को तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स रोक लेते हैं आने के लिए, तो कोडी रोड्स नहीं आ पाते और केविन ओवेंस वहीं पर खड़ा होकर चिल्लाता रहता है, कुछ ना कुछ कहता रहता है। कोडी रोड्स जो है जवाब चाहता है, तो केविन ओवेंस कहते हैं कि क्या तुझे जवाब चाहिए, तू जानना चाहता है कि मैंने क्यों तेरे ऊपर अटैक किया, क्यों मैं ये सब कर रहा हूँ, हाँ तुझे जवाब चाहिए, ठीक है मैं तुझे जवाब देता हूँ, अभी आता हूँ वहीं पर। तो भाई केविन ओवेंस गुस्से में जाते हैं और वो रिंग के अंदर नहीं जाते, वो डेस्क के ऊपर ही खड़े हो जाते हैं और वहां पर कहते हैं तुझे जवाब चाहिए तो ले, जवाब ये है कि तूने मुझे मजबूर किया ये सब करने के लिए। 4 साल से मैं ब्लड लाइन से अकेले लड़ता रहा, रोमन रेंस से लड़ता रहा, उन्होंने मेरा करियर खत्म कर दिया और जब मैं उससे लड़ता था तो मेरी मदद करने कोई नहीं आता था, लेकिन मैंने तेरी मदद की, तुझे चैंपियन बनाया, रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस का सब कुछ खत्म करवाया, उसका साम्राज्य, और जब रोमन रेंस नीचे गिर चुका था उसे वापस ऊपर आना था, तो उसकी मदद करने के लिए किसने हाँ बोला, तू था, वो तू गया उसकी मदद करने के लिए, जिसने मेरा करियर बर्बाद कर दिया, जिसने मेरे सारे सपनों को तोड़ के रखा, इतने सालों से मुझे नीचे गिरा के रखा, तूने जाकर
उसकी मदद की। तो कोडी चिल्लाकर कहते कि बस कर, बहुत हुआ केविन, बहुत हो चुका है, तू बस बहाने पे बहाने ढूंढ रहा है और सच तो यह है कि तू अपने आप को नहीं मानता। ये लोग सब जानते कि कौन है केविन ओवेंस। वो एक ग्रैंड स्लैम चैंपियन है, लेकिन केविन ओवेंस खुद ही नहीं जानता कि वो कौन है। तूने क्या किया, तूने रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक किया, जो तेरा दोस्त है, सबसे अजीज दोस्त। तूने उसके ऊपर एक ऐसे मूव का यूज किया जो बैन है, जिससे लोगों की जान जा सकती है, और तूने उसके ऊपर वो किया अटैक। तो सोच तू कितना गिर चुका है, क्योंकि तू अपने आप को ही नहीं पहचानता है। और अब मैं थक चुका हूँ तेरी ऐसी हरकतें देख देख कर, और मैं अब नहीं चाहता कि तू किसी और को भी हर्ट करे। तो तू जहाँ चाहता है, जिस जगह पर चाहता है, हम लड़ सकते हैं। तू जाने वाला है, हम चाहे तो यहीं पर लड़ सकते हैं, लेकिन सर्वाइवर सीरीज कनाडा तेरा खुद का घर है, वहाँ पर हम वहाँ पर भी लड़ सकते हैं। जब तू चाहे, जहाँ तू चाहे, तो आजा कभी भी लड़ने के लिए, मैं तैयार हूँ फिलहाल। ऐसा कोडी रोड्स कहते हैं। और उसके बाद केविन ओवेंस कहते हैं कि ठीक है, तू मुझसे लड़ना चाहता है, तू मुझसे फाइट करना चाहता है, लेकिन वो चीज़ यहाँ तो नहीं हो सकती, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। और रही बात तूने की रैंडी की, तो मैं रैंडी से बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरा दोस्त है, लेकिन मैं तुझसे नफरत करता हूँ। और ये कहकर माइक छोड़कर यहाँ से केविन ओवेंस जो है वो चल देते हैं वापस। लेकिन कोडी रोड्स चिल्ला के कहता है कि केविन मेरी बात सुन, तू लड़ना चाहता है लेकिन तू लड़ता नहीं है। तुझे बैश इन बर्लिन में मौका मिला था, तू मुझे मार कर जीत सकता था, लेकिन तूने नहीं किया, क्योंकि तू जानता है तू क्या है। और तुमने कहा तुम मुझसे नफरत करते हो, सच तो यह है कि तुम अपने आप से नफरत करते हो। जिसके बाद तो भाई केविन ओवेंस आ रहा होता है मारने के लिए, लेकिन वो वापस चला जाता है कि क्यों मरना चाहता है मेरे हाथों अभी के अभी। तो केविन ओवेंस वापस चल देते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि जब मेरा और तेरा मैच होगा और एग्रीमेंट साइन होगा, तो उसके बाद मैं क्रॉस करूंगा सारी लाइन्स, और भाई यही तो चाहिए। इसके बाद ये चीजें खत्म हो जाती। केविन ओवेंस अपने रास्ते, कोडी रोड्स रिंग के अंदर, वो बैक स्टेज में चला जाता है। तो भाई यही तो चाहिए जो कोडी रोड्स ने कहा कि वो क्रॉस करें लाइन्स को, वही तो देखना है भाई, वही कोडी रोड्स तो मुझे देखना है। और फिलहाल जो ये प्रोमो था भाई, लाजवाब भाई, कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस, दैट्स फ्यूड दैट वाज अमेजिंग ब्रो। काफी लोगों का ये मानना है कि भाई कोडी रोड्स को जो है रेसलमेनिया 40 के बाद कोई बढ़िया स्टोरी नहीं दी उसने, और ना ही कोई बढ़िया मैचेस दिए हैं। तो भाई एजे स्टाइल्स और लोगन पॉल, उनके साथ जो इसकी स्टोरी काफी बढ़िया चली थी और काफी बढ़िया मैचेस थे। लेकिन फिलहाल जो केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स चल रहा है, ये भाई ये इसकी सबसे बेहतरीन स्टोरी लाइन होने वाली है। और जब रैंडी ऑर्टन के साथ फ्यूड होगी, आहा भाई वो तो मजे ही आएंगे। और फिर तो भाई रॉक ने कहा है कि वो तो तुझसे लड़ने आएगा ही, चाहे तेरे पास टाइटल हो या ना हो। तो भाई वो मैच तो हमेशा पेंडिंग रहने वाला है। तो भाई यहाँ पर भी वही बात लागू होती है कि एक अच्छे हीरो को एक बेहतर विलन चाहिए होता है, तभी चीजें एंटरटेनिंग होती हैं। और कोडी रोड्स के सामने केविन ओवेंस आ चुका है, उसका सबसे अजीज दोस्त उसका दुश्मन बन चुका है। क्या स्टोरी लाइन है भाई, मजे आएंगे भाई स्टोरी में आगे इन फ्यूचर में जो भी कुछ होगा। और अभी तक जितना हुआ है भाई लाजवाब है। तो अब भाई कोडी रोड्स में इंटरेस्ट ले सकते हो तुम सब, जिसको नहीं आता है। पहले इसके बाद बैक स्टेज में मोटर सिटी मशीन गन से और जॉनी गर्गानो आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो समझाने की कोशिश करते हैं जॉनी गर्गानो मोटर सिटी मशीन गन्स को कि DIY में जो तमाशा चाहता है वो अच्छा आदमी है, वो दिल से अच्छा है, बस आजकल जो चीज़ें चल रही हैं वो सही नहीं है उसके साथ, इस वजह से वो अपने एक्शन ऐसे कर रहा है। और मोटर सिटी मशीन गन्स भी यही कहते हैं कि देख भाई हम समझ सकते हैं इन चीज़ों को, लेकिन हमारे पास टाइटल्स हैं और स्ट्रीट प्रॉफिट फिलहाल जो है लाइन में लग चुके हैं, उन्हें मैच मिलना ज़रूरी है, वो डिजर्विंग है, तो हमें उन्हें मैच देना पड़ेगा। जहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट आ भी जाते हैं और वो कहते हैं कि ए गधे जॉनी तुझे दिखता नहीं है क्या, हमेशा जो सांप होते हैं वो घास में ही छुपते हैं, तो तुझे जो है तमाशों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आज जो है हम उसे खत्म कर देंगे। तो भाई स्ट्रीट प्रॉफिट चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर मॉन्टेज फोर्ड का मैच होता है अगेंस्ट तमाशो चैंपा। तमाशो चैंपा भाई काफी गुस्से में एटीट्यूड में आकर एंट्रेंस करते हैं। मैच स्टार्ट होता है, मॉन्टेज फोर्ड भाई अटैक कर देता है तमाशो चैंपा के ऊपर। भाई काफी अग्रेसिव मैच होता है, अमेजिंग मूवमेंट्स और अमेजिंग शॉट्स इस मैच से देखने को मिलते हैं भाई। क्योंकि भाई एक तरफ तो एक इतना ब्रूटल इंसान है जो अपनी ब्रूटलिटी दिखाएगा तो भाई पता नहीं क्या क्या कर सकता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा हाई फ्लायर इंसान जो कि फिलहाल डब्ल्यू में सबसे टॉप गाय है हाई फ्लायर्स में देखी जाए तो। और वो दोनों जब लड़ते हैं तो भाई क्या क्या मूव्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो इस मैच में सिद्ध होता है, और काफी अमेजिंग मैच देखने को मिलता है, काफी अमेजिंग मूव्स। और एंड में यहाँ पर तमाशो चैंपा अपना फिनिशर हिट करने जाते हैं तो भाई मॉन्टेज फोर्ड उसे रिवर्स करके एक रोल अप पिन करके फंसा के पिनफॉल करके इस मैच को जीत जाता है भाई। तो भाई इसके बाद तो भाई तमाशो चैंपा का दिमाग खराब होना ही था, तो वो अटैक कर देता है मॉन्टेज फोर्ड के ऊपर, बुरी
पूरी तरीके से। एंजेलो डॉकिंस आता है बचाने के लिए और टमासो चांपा के ऊपर अटैक करता है। जॉनी गारगानो आता है भाई, उसका गला पकड़ लेता है एंजेलो, तो टमासो चांपा उसके ऊपर भी अटैक करता है एंजेल डॉकिंस के ऊपर। उसके बाद जॉनी गारगानो और टमासो चांपा के आपस में बहस होने लगती है कि ये सब हो क्या रहा है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम अपने दोस्तों के ऊपर अटैक करो, तुम ऐसे मत करो। लेकिन भाई टमासो चांपा वो क्यों सुनेगा भाई अब किसी की, वो फिर से यहाँ पर धक्का देता है जॉनी गारगानो के ऊपर। उसके बाद उसे कहने लगता है कि तू क्यों नहीं समझ रहा है, ये सब चीजें मत कर, इनका साथ मत दे। लेकिन यहाँ पर मोटर सिटी मशीन गन्स आ जाते हैं, रिंग के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद टमासो चांपा यहाँ से चले जाते हैं। तो भाई अभी तक सिर्फ जो है टमासो चांपा सिर्फ जॉनी गारगानो की वजह से रुके हुए हैं, ताकि वो चाहते हैं कि भाई जॉनी भी मेरे साथ आ जाए, इन सब चीजों में मेरा साथ दे। लेकिन जॉनी गारगानो फिलहाल मान नहीं रहा है, अभी भी वो गुड गाय बन रहा है। तो भाई जब जॉनी गारगानो का भी रास्ता क्लियर हो जाएगा कि वो गुड गाय है या फिर टमासो चांपा का साथ देना अपने दोस्त का, उसके बाद ही जो है ट्रिगर्स पुल होंगे और उसके बाद टमासो चांपा का जो रूप देखने को हमें मिलेगा वो भाई अलग लेवल की चीजें होने वाली है। 2025 भाई एपिक होने वाला है भाई। तो भाई अब तो बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है चीजों का। वेल इसके बाद शो के ऊपर रोमन रेंस फाइनली पधारते हैं भाई, उनके साथ उनके तीनों उस भाई होते हैं भाई। तो भाई इसके बाद जो है ब्लड लाइन सेगमेंट्स आते हैं शो के मेन इवेंट के लिए, और उन सबको जो मैंने डिटेल में एक दूसरी वीडियो में कवर कर दिया है, तुम जाकर वो वीडियो देख सकते हो। सब कुछ डिटेल में जानना है तो फिलहाल के लिए बस इतना समझ लो कि एंड में मेन इवेंट में सोलो सिकोआ ने बुलाया था रोमन रेंस को सरेंडर करने के लिए। तो रोमन रेंस उसकी ओजी ब्लड लाइन आती है, लेकिन यहाँ पर पॉल हेमन का रिटर्न हो जाता है और वो अपने साथ सीएम पंक को लेकर आ जाता है भाई। सेथ रॉलिंस यहाँ पर नहीं आते हैं, तो सीएम पंक के साथ मिलकर ब्लड लाइन ने न्यू ब्लड लाइन बैड ब्लड लाइन को यहाँ से मार घसीट कर फेंक दिया। वॉर गेम के लिए चीजें बिल्कुल पूरी तरीके से सेट हो चुकी हैं। यहाँ पर सीएम पंक और रोमन रेंस के बीच थोड़ी सी बातें होती हैं। रोमन रेंस पूछते हैं कि तू यहाँ पर क्यों आया है, तो सीएम पंक कहते हैं दिखता नहीं तेरी तशरीफ बचाने आया हूँ। तो वो कहते हैं कि ये मेरा वाइस मैन है, रोमन ऐसा कहते हैं। तो सीएम पंक कहते हैं वो तो देखा जाएगा। तो भाई ऐसी ऐसी बातें होती हैं इन दोनों के बीच यहाँ पर, तो चीजें भाई काफी गर्मा गर्म है, तो काफी मजा आने वाला है भाई। तो यहाँ पर जो है चीजें इस तरीके से खत्म हो जाती है जीटीएस साइन और वी द वंस के साथ। लेकिन भाई ड्रेस कोड तो बिल्कुल फॉलो नहीं किया यहाँ पर सीएम पंक ने। और भाई पॉल हेमन भाई उसका जो ड्रेस कोड अगर तुम देखोगे तो वो भले ही ब्लड लाइन का हो, लेकिन भाई उसने तो बैड ब्लड लाइन का पहन के रखा है, सोलो सिकोआ का। भाई ऐसा लगता है जैसे लॉकर रूम में भाई सोलो सिकोआ का उसे दिखा और वो पहन कर आ गया, उसे कोई और मिला नहीं होगा भाई। तो ऐसा लगता है कि भाई वो अपने जो कोट पैंट है वो सोलो सिकोआ की लॉकर रूम से चुरा के लेके आया है। तो भाई इससे लोग ये भी कह रहे हैं कि वो धोखा देने वाला, वेल वो तो देखेंगे जब होगा। तो यहाँ पर चीजें इस तरीके से खत्म हो जाती है और कुछ चीजें भाई अगले हफ्ते के लिए टेप्ड कर ली गई हैं अगली स्मैकडाउन के लिए। उन सब के बारे में मैंने उसी वीडियो में बात की है, तो वो तुम जाकर देख सकते हो। वेल इसके अलावा शो के दौरान भाई कोडी रोड्स जब केविन से उनकी बातें हुई थी तो वो बैक स्टेज में जा रहे थे और वहां पर भाई पीछे से कार्मेलो हैज़ भाई सबकी उंगली करता रहता भाई, पीछे बैक स्टेज में हर किसी को कुछ ना कुछ कहता ही रहता है। तो यहाँ पर कोडी रोड्स को भी वो कुछ कह देता है, जिसके बाद कोडी रोड्स कहते कि क्या बोला था, फिर से बोला। कार्मेलो कहते कि मैं सही तो कह रहा हूँ, तुम ऐसा ही तो करते हो। जिसके बाद भाई कोडी रोड्स को गुस्सा आ जाता है, यहाँ पर वो धक्का दे देते हैं कार्मेलो को। उसके बाद कार्मेलो और कोडी रोड्स की झड़प होने लगती है आपस में। तो यहाँ पर निकोल्डिस भी आ जाते हैं और कोडी रोड्स कहते हैं कि ठीक है अगर तुझे ये सब करना है तो हम अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं रिंग के अंदर। तो अगले हफ्ते के लिए कोडी रोड्स होमलैंडर वर्सेस ए ट्रेन कार्मेलो हेव्स भाई, तो फिर से ये मैच होने वाला है और इस बार शायद ये उस चीज को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे जो पिछली बार एक बॉच बनकर रह गई थी। तो शायद वो मोमेंट हमें इस बार परफेक्टली देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा भाई फर्स्ट राउंड वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का टूर्नामेंट भी चलता रहेगा अगले हफ्ते। मी चेन वर्सेस पाइपर नेविन वर्सेस वट एक मिस्ट्री वुमेन आने वाली है अगले हफ्ते। वो कौन हो सकती है, शार्लेट फ्लेयर या बेकी लिंच, भाई कोई भी हो सकता है। तो देखते हैं किसका रिटर्न होता है, क्योंकि जेड गार्गल तो अब आने नहीं वाली। और इसके अलावा भाई ऑफिशियल पोस्टर भी आ चुका है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स का, मेंस वॉर गेम्स का पोस्टर भाई, जिसमें सीएम पंक और ब्रॉन्सन रीड को भी ऐड कर दिया गया है। तो मिलते हैं अब आगे की उन वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय और अपने थॉट्स कमेंट में बताना मत भूलना।